और इस एग्जीबिशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं। इसके अंदर हमने इस बार कोशिश की है कि फ्लैटली को भी प्रमोट किया जाए। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी एग्जीबिशन पास आती जा रही है, 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम, गेट नंबर 12, 13, 14, 15, ये 4 गेट हैं जिसमें से कोई भी 2 गेट ओपन किए जाएंगे और ये रिंग रोड साइड पे हैं। जैसे आप रिंग रोड से आओगे तो वहाँ पर पार्किंग वगैरह की पूरी फैसिलिटीज आपके लिए। और ये वेन्यू इतना विशाल है कि यहाँ पर कितनी भी लोग आ जाएं, 40,000 आ जाएं, 50,000 आ जाएं, तो इजीली कंपनसेट हो जाएंगे, एडजस्ट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस एग्जीबिशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आज आपको बता रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ हमने रिक्वेस्ट करके संजीव कुमार शिवले जी हैं, जिनको एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट किया और उन्होंने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एंशिएंट में गुप्ता कॉइन्स के ऊपर, जो गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स आते थे, बेसिकली वो एक बहुत बड़े कलेक्टर भी हैं और उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपनी एक लेटेस्ट बुक भी रिलीज़ की थी। तो गुप्ता कॉइन्स की उनको बहुत बड़ी नॉलेज है और बहुत बड़े कलेक्टर हैं। शायद इंडिया में सबसे बड़े कलेक्टर हैं जिनके पास गुप्ता के गोल्ड कॉइन्स का कलेक्शन है। तो हमारे लिए बहुत प्रेस्टीज की बात थी कि उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार कर लिया और वो एज ए चीफ गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि गुप्ता कॉइन्स के ऊपर उनका एक लेक्चर भी वहाँ पर ज़रूर हो। तो वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या चीज़ों का कलेक्शन किया, और ख़ास तौर से गुप्ता कॉइन्स का कलेक्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा था इसलिए वो कलेक्शन हो गया, उनके एक एक पॉइंट ढूंढना, पूरे वर्ल्ड में जाके उनको कहीं पर भी कोई भी गुप्ता कॉइन का गोल्ड कॉइन मिला तो वो चीज़ें उन्होंने एक एक चीज़ खरीदी, चाहे वो किसी भी भाव में थी, किसी भी रेट में थी। ऐसे करते करते उनके पास एक बहुत बड़ा कलेक्शन गुप्ता कॉइन्स के ऊपर बना हुआ है। तो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो। बाकी उनका लेक्चर या सेमिनार कोई हम कोशिश करेंगे कि एक रखें वहाँ पर। तो अगर वो मान गए तो उनका लेक्चर या सेमिनार होगा। इसके साथ साथ हमने एक एजुकेशनल प्रोग्राम रखा है जो डॉक्टर उज्जवल ब्रेन शाह हैं कलकत्ता के। वो भी एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ में जाके लेक्चर सेमिनार वगैरह करते हैं। और वो हमारे यहाँ 3 दिन के लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं कि लगभग 50 लोगों का एक स्लॉट हम रखेंगे कि जो उज्जवल जी उनको 3 दिन तक क्लासेस वगैरह उनकी लेंगे, वर्कशॉप करेंगे, सेमिनार करेंगे और उनको उस चीज़ की प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे। वो स्लॉट सिर्फ 50 लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी हम गूगल फॉर्म के थ्रू फिल करवा के फाइनल कर देंगे। इसके अलावा वहाँ पर कॉइन्स के, करेंसी के, स्टैम्प्स के, पेंटिंग्स के, कलेक्टेबल्स के, इन सब चीज़ों के स्टॉल्स होंगे। ये हमारी जो भी एग्जीबिशंस होती हैं, ये हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी के नाम से है, रंग। तो ये रंग फेयर 16 है। तो इसमें शुरू से ही हमने न्यूमिस्मेटिक्स को, फिलेटली को, इसके साथ साथ नोटाफिली जिसमें करेंसी आती है वो, और कलेक्टेबल्स। तो पेंटिंग, कॉइन्स, करेंसी, कलेक्टेबल्स, ये सारी चीज़ें हमारी एग्जीबिशन में रहती हैं। इसके अंदर हमने इस बार कोशिश की है कि फ्लैटली को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में न्यूमिस्मेटिक्स से रिलेटेड, कॉइन्स और करेंसी से रिलेटेड चीज़ें बेचने आते हैं जो हम रेगुलर उसको परचेज करते हैं। लेकिन फिलेटली की बहुत सारी आइटम्स कुछ लोग लेकर आते हैं और मुझे पर्टिकुलर फिलेटली की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम फिलेटली की चीज़ें उस वजह से नहीं खरीद पाते हैं। तो काफ़ी लोगों को हमें बोलना पड़ता है कि हमारी जब एग्जीबिशन लगेगी तो हम कोशिश करेंगे कि फिलेटली के भी काफ़ी डीलर्स वहाँ पर हों जो आपको स्टैम्प से, फिलेटली से रिलेटेड, फिलेटली की एसेसरीज, जो स्टैम्प्स जिसको रखने के लिए फाइल चाहिए, फोल्डर चाहिए, जो जो चीज़ें भी हमें चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड हों।
और कोई भी अगर फिलेटली की स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको खरीदनी है या बेचनी है, तो वहाँ उससे रिलेटेड स्टॉल्स हो। तो फिलेटली दोस्तों ऐसी चीज़ है, जब से मैं लगभग 17 साल हो गए मेरे को न्यूमिस्मेटिक फील्ड में, तो जब से लेके 17 के 17 साल में जितनी भी एग्जीबिशन मैंने अटेंड की हैं, तो कुछ फ्रेंड्स हमेशा फिलेटली के मेरे साथ रहे हैं, जो फिलेटली का स्टॉल लगाते थे, जिसमें स्टैम्प्स होती थी, फर्स्ट डे कवर्स होते थे, उससे रिलेटेड एसेसरीज होती थी और मिनिएचर शीट्स वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो पोस्टल डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम निकालता है। तो जब हम बहुत छोटा था मैं, उस टाइम से मैं महसूस करता था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जब चौथी या पाँचवीं क्लास में मैं आऊँगा, तो कुछ बच्चे हमारे साथ के स्टैम्प्स पुरानी जो लेटर्स आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, उनके ऊपर स्टैम्प्स लगी होती थी, उसको छुड़ा-छुड़ा के उसको कलेक्शन करते थे। तो जब मैं इस लाइन में आया 17 साल पहले, जब मैंने फ्लैटलिस्ट लोगों के साथ बैठना शुरू किया, तब रियलाइज़ हुआ कि ये चीज़ें तो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। अब एक चीज़ देखिए कि जितनी भी स्टैम्प्स निकलती हैं, जैसे हम कॉइन्स देखते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, ये इंदिरा गांधी का है, ये नेहरू का है, या जितने भी लोग वेल नोन होते थे, जो वेल पर्सनैलिटीज़ होती थी, उन लोगों के नाम से कॉइन्स निकलते हैं। इसी तरीके से फ्लैटली में भी जितने भी ओकेजन्स होते थे, जितने भी स्कॉलर्स होते थे, जितने भी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ होती थी, उनके बारे में वो स्टैम्प्स निकाली जाती थी और लोग जब उनका कलेक्शन करते थे, जब वो बचपन से ही कलेक्शन करते हैं, तो उनको पता होता था कि भई इंडिया में ये इवेंट हुआ, इस टाइम पे हुआ, इस टाइप से इन-इन चीज़ों का प्रमोशन हुआ, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें निकाली थी। उन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन उस समय पे जो स्टैम्प्स निकाली जाती हैं, वो उनसे रिफ्लेक्ट होता है। और बचपन से ही बच्चों को अगर पता चलना शुरू हो जाता है कि ये इवेंट कब हो रहा है, या इससे रिलेटेड ये स्कॉलर्स थे, या ये वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थी, या पास्ट में हमारे ये अच्छे लोग रहे थे जिनके नाम से पोस्टेज निकली थी। तो जब-जब वो उन चीज़ों का कलेक्शन करते हैं, ये एज़ ए हॉबी बहुत अच्छा है। तो उन चीज़ों का कलेक्शन करके वो चीज़ें, एक पूरा माइंड उनका सैटिस्फाइड होता है, उससे रिलेटेड नॉलेज होती है, और आगे आने वाले टाइम में अगर बच्चों इस चीज़ का कलेक्शन करते हैं, तो जो चीज़ें हमारे सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम होते हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन में जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मैं ये मानता हूँ अगर कोई बच्चा फिलेटली का कलेक्शन कर रहा है, स्टैम्प्स का कलेक्शन कर रहा है, पोस्ट कार्ड का कलेक्शन कर रहा है, या ऐसी चीज़ों का कलेक्शन कर रहा है जहाँ से ये गवर्नमेंट की रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसको टाइम टू टाइम मिल रही हैं, और वो शौक की वजह से उसके माइंड में वो सारी चीज़ें रेगुलर नॉलेज के हिसाब से बढ़ती चली जाती हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है कि आपको सारी नॉलेज टाइम टू टाइम और पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपके माइंड में फीड हो जाती हैं। जब किसी एग्ज़ाम को देने चाहते हो या कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, तो आपकी जनरल नॉलेज उस फ्लैटली के कलेक्टर्स होने की वजह से बहुत अच्छी होती है, और किसी भी चीज़ का जवाब आप बहुत जल्दी दे पाते हैं। तो फ्लैटली एक ऐसी चीज़ है कि छोटे बच्चों के लिए अगर आप ये सोचते हैं कि कलेक्शन एज़ ए हॉबी उनको शुरू करवाना है, तो उनके लिए भी अच्छी है। अगर आप मैच्योर एज में ये सारी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं सिस्टमैटिक, तो आपके लिए हॉबी बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है, इससे नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलती है। और अगर आपका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में जाता है, तो टाइम भी एक ऐसे डिवोट हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस हॉबी ने आपका बहुत सारा टाइम अच्छा निकाल दिया, उससे आप ज़्यादा एनर्जाइज हुए, और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो फिलेटली के भी कुछ स्टॉल्स हमारे यहाँ रहेंगे। इसके साथ-साथ पेंटिंग के भी कुछ स्टॉल्स हैं, जिसमें आर्टिस्ट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और कर सकते हैं। हमने ये प्रोविज़न रखा हुआ है इसमें भी कि कुछ स्टॉल्स हम पेंटिंग वालों को देंगे। अगर वो पूरे स्टॉल लेना चाहते हैं, तो वो पूरे स्टॉल उनको मिल जाएँगे। अगर वो आर्टिस्ट हैं और अपनी पेंटिंग्स हमारी एग्ज़िबिशन में डिस्प्ले कर सकते हैं, सेल के लिए भी कर सकते हैं, अपना डेमोंस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसमें एक बहुत नॉमिनल चार्ज पे उनकी वो पेंटिंग डिस्प्ले पर रखते हैं। अगर वो सेल हो जाती हैं, तो उसकी उनको पेमेंट कर दी जाती है, और अगर वो सेल नहीं होती, तो वो उनको रिटर्न कर दी जाती है। इससे क्या है, एक लोगों के अंदर माइंड डाइवर्ट होता है, एक माइंड के अंदर पीस, शांति आती है। पेंटिंग्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग लाते हैं। तो पेंटिंग्स की एक बहुत बड़ी वैल्यू है हमारी नॉर्मल लाइफ में, और आजकल तो ये ट्रेडिशन बन गया है कि न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी-छोटी फैमिली है, फ्लैट्स हैं। तो हमारे ड्राइंग के रूम की वॉल के ऊपर अगर एक बहुत अच्छी पेंटिंग लगी हो, कि हम घर के अंदर उसको रेगुलर देखें,
तो वो चीज़ हमारे मॉर्निंग में जो हमारा समय है, जो हमारा मॉर्निंग के बाद सबसे पहले थॉट आते हैं, वो उसको डाइवर्ट करती है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी पेंटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर वो पेंटिंग आपको सूट करती है, तो मॉर्निंग में सबसे पहले उसको देखने के बाद ही आपका माइंड जो है ना, वो उस आर्टिस्ट की फीलिंग्स के साथ अटैच होता है कि जिसने उसको बनाया है, कि उसके अंदर क्या फीलिंग थी उस पेंटिंग को बनाते समय। वो चीज़ें एक पेंटिंग अगर आप फोटोस्टेट या किसी भी मशीनरी से निकाली हुई चीज़ होगी, उसके कंपैरिजन में जो पेंटिंग होगी, वो उसके अपने एफर्ट्स हैं उस आदमी के। तो वो चीज़ें कंपैरेटिवली हमेशा बहुत वैल्यूएबल होती हैं, जो हमारी डे टू डे लाइफ को बहुत चेंज करती हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पेंटिंग की अपनी जगह लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू है, और हम सब लोगों को जो हमारे बजट की पेंटिंग है, ऐसा नहीं है क्योंकि हम सुनते आ रहे थे पहले कि भाई पेंटिंग लाखों में होती है, करोड़ों में होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक आर्टिस्ट दिल से कोई चीज़ बनाता है, तो सिर्फ उसके लिए नहीं होता कि वो पैसे से उसको बेच रहा है। बहुत सारे आर्टिस्ट उस पेंटिंग को इसलिए बनाते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि भाई हमारी फीलिंग्स ये थी, हमने इस फीलिंग्स को अपनी पेंटिंग पर उतार दिया है, और कोई अच्छा आदमी जो उसको वैल्यू दे, उसको समझे, वो उसको ले जाए। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसा अपनी जगह वैल्यूबल होता है, लेकिन वो पेंटिंग उसकी फीलिंग्स को, उसके जो भी सोच होती है उसको वो शो होती है कि उसके हिसाब से वो चाहता है कि भाई ये मेरी ये पेंटिंग कोई कदरदान जो उस चीज़ को फील करे, जो उसको समझ पाए, वो उसको ले जाए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि पेंटिंग का भी मेरा इंटरेस्ट काफ़ी लंबे टाइम से है, और हमने करीब-करीब 100 से 200 पेंटिंग्स कैनवास के ऊपर जो बनी हुई थी, हमने अपने ऑफ़िस के लिए, घर के लिए और वैसे भी परचेज़ की हैं। तो उसका स्टॉक भी हमारे पास भी रहता है, और ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप मानकर चलिए, अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है, तो इसकी वैल्यूएशन भी 500-700 रुपए से लेकर और लाखों रुपए तक, करोड़ों रुपए तक हो सकती है। हमारी एग्जीबिशन के अंदर वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभी पेंटिंग सीख रहे हैं, या सीखने के साथ-साथ वो कॉलेज ऑफ आर्ट में या किसी भी आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या उसमें स्टडी कर रहे हैं, या उनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है। तो वो बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी पेंटिंग बना के हमारी एग्जीबिशन में लाते हैं। तो हो सकता है आपको कोई पेंटिंग ₹1000 में, ₹500 में, ₹1500 में, 5000 में, जो चीज़ पसंद आती है आपको, अगर वो चीज़ उसको सूट करती है, जिसने वो पेंटिंग बनाई है, तो वो आपको दे सकता है। तो कभी भी हेजिटेट मत कीजिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि भाई पेंटिंग लगी है, वो महँगी होगी, हो सकता है वो आपके बजट में आ जाए। तो पेंटिंग का भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी फील्ड है, जो हमारी एग्जीबिशन में, हर एग्जीबिशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कैपेबल हैं और अपनी एक लाइफ को बहुत शांत और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों का बहुत रोल है, और ये सब चीज़ें हमें उन मॉडर्न चीज़ों से थोड़ा-सा रोकती हैं कि जैसे हम सारे दिन मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, या मोबाइल में ही सारी खुशियाँ ढूँढते हैं। तो उन चीज़ों से ज़्यादा अच्छी ये चीज़ें हैं जो हॉबी है, और जो चीज़ें हमारे माइंड को सुकून देती हैं, और एक नेचर के हिसाब से हम उसके साथ एडजस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और ज़्यादा जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो रंग का यूट्यूब चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें जा सकें। थैंक यू।